हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती हैं। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, विद्या रानी देवी जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं? विद्या रानी देवी who recently won a bronze medal in Phuket, Thailand is associated with which sport? फर्स्ट ऑप्शन है कराटे, सेकंड ऑप्शन है भारोत्तोलन, थर्ड ऑप्शन है कुश्ती, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता भारोत्तोलक विद्या रानी देवी ने थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता है। देवी भारोत्तोलन विश्व कप 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। गैर ओलंपिक महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए विद्या रानी देवी ने कुल 196 किलोग्राम वजन उठाकर स्टैंडिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलिब्रेटेड द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन अप्रैल 4। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? फर्स्ट ऑप्शन है न्यून स्विट्जरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है ब्रुसेल्स बेल्जियम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की वर्षगांठ मनाई है। 1949 में आज ही के दिन पश्चिमी देश अपने राष्ट्रों को एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए वाशिंगटन DC में एकत्र हुए थे। नाटो की 75वीं वर्षगांठ के लिए फोकस का प्रमुख क्षेत्र गठबंधन के लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और नाटो के भविष्य के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? जो 2018 नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेराल्ड मोरो और डोना स्टिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित है। Which country has recently unveiled the world's most powerful laser, which is based on the innovations of 2018 Nobel Physics Prize winners ग्रेगर मोनरो एंड डोनर स्टिकलैंड? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है UK, फोर्थ ऑप्शन है रोमानिया। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है?
जो 2018 नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो और डोना स्टिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो 2018 नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो और डोना स्टिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित है। रोमानियाई अनुसंधान केंद्र के अनुसार लेजर से स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक हर चीज में क्रांति आने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? Where did the 19th annual meeting of the secretaries of the Security Council of Shanghai Cooperation Organization member states take place? फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान में, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान में, थर्ड ऑप्शन है किर्गिस्तान में, फोर्थ ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान में। बताइएगा फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 19वीं बैठक कहाँ हुई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकाएव से भी मुलाकात की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना ई वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? इन अप्रैल 2024 विच कंट्री हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स वीजा प्रोग्राम फॉर सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है यूएसए, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा दोस्तों, अप्रैल 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना ई वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। जापान ने भारत सहित कई देशों के लिए आधिकारिक तौर पर अपना ई वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। यह एकल प्रवेश वीजा 90 दिनों तक ही वैधता प्रदान करता है और विशेष रूप से हवाई मार्ग से जापान में प्रवेश करने की योजना बनाने वाले और साधारण पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। जापान में अल्पकालिक पर्यटन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए जापान ई वीजा प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की शुरुआत के माध्यम से वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 3 अप्रैल को, सेकेंड ऑप्शन है 4 अप्रैल को, थर्ड ऑप्शन है 5 अप्रैल को, फोर्थ ऑप्शन है 6 अप्रैल को। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन जागरूकता फैलाने और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में सुधार के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के इरादे से मनाया जाता है। इस साल की थीम है दोस्तों भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है दोस्तों, 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज SS लॉयल्टी समुद्री मार्गों पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ते हुए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर निकला। यह आयोजन भारत के शिपिंग उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज कोलैबोरेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है भीम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए फोन पे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के अग्रणी खुदरा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फोन पे के साथ हाथ मिलाया है। समझौते के तहत स्टार हेल्थ की व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मासिक और वार्षिक भुगतान विकल्प के साथ फोन पे ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज होगा। यह उद्योग जगत की पहली पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a member of World Bank Economic Advisory Panel by the World Bank Group? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है अरिदम बागची, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, फोर्थ ऑप्शन है राकेश मोहन। बताइएगा फ्रेंड्स विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी राकेश मोहन जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार विश्व बैंक समूह ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। वर्तमान में मोहन CSEP में एमरेटिस अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो के रूप में कार्यरत हैं और PM आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में अर्णव गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? अर्णव गोस्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स अप्रैल 2024 में अर्णव गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पंजाब एंड सिंध बैंक का।
चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 3 साल के कार्यकाल के लिए महिमा अग्रवाल की जगह अर्नब गोस्वामी को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। अर्नब गोस्वामी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सम्मानित योग्यता वाले एक अनुभवी वित्त पेशेवर हैं। अर्नब गोस्वामी एक योग्य चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। उन्होंने इंडस्ड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक में शामिल होने से पहले वह बंधन बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Chief Distribution Officer of Future Generali India Insurance Company? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार को, सेकेंड ऑप्शन है जोशित रंजन सिकीदार को, थर्ड ऑप्शन है रमित गोयल को, फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे को। बताइएगा दोस्तों, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रमित गोयल जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने रमित गोयल को मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। रमित ने राघवेंद्र राव का स्थान लिया, जो 14 साल की सेवा के बाद 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए। रमित के पास अविश्वसनीय 25 वर्षों की बिक्री विशेषज्ञता है, जिसमें फ्यूचर जनरली के साथ 1 दशक से अधिक का अनुभव भी शामिल है। बीमा उद्योग के भीतर ग्राहकों की संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ साथ वितरकों और चैनलों के साथ मजबूत साझेदारी के लिए उनमें वास्तविक उत्साह है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।